गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लोकतांत्रिक भाग 2 में अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे। सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है शक्तियों का विभाजन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में कि शासन व्यवस्था 3 प्रकार की होती है: राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र। राजतंत्र में सभी शक्तियां एक राजा के हाथ में रहती हैं। कुलीन तंत्र में ये शक्तियां कुछ विशेष अधिकार युक्त व्यक्तियों के हाथ में रहती हैं। लोकतंत्र में ये शक्तियां जनता के हाथ में रहती हैं। किन शक्तियों की बात कर रहे हैं हम? शक्तियों में आता है कानून का बनाना, दूसरा आता है उसी कानून को लागू करना, तीसरा होता है कानून तोड़ने पर दंड देना। तो जब राजतंत्र होता है तो वहाँ राजा ही कानून बनाता है, राजा ही कानून लागू करता है और राजा ही कानून तोड़ने वाले को दंड देता है। और कुलीन तंत्र में ये शक्तियां कुछ विशेषाधिकार युक्त व्यक्तियों के हाथ में रहती हैं। और लोकतंत्र में ये लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के हाथ में शक्ति रहती है। यहाँ पे जनता के जो प्रतिनिधि हैं वह शासन करते हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है लोकतंत्र का सुचारू रूप से चलने के लिए कि शक्तियों का केंद्रीकरण न हो, अर्थात शक्तियां एक हाथों में न रह करके बल्कि सबकी इच्छानुसार और सबके सहभागिता के आधार पर इनका बंटवारा हो। तो लोकतंत्र में शासन कानून बनाने की शक्ति व्यवस्थापिका के पास, कानून लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास, कानून तोड़ने पर दंड देने की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है। तीनों शक्तियों का अलग अलग विभाजन होता है। तीनों जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग इस तरह से करती हैं कि जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और कार्य सुचारू रूप से चल सके। एक हाथ में शक्ति होने से शक्तियों का प्रयोग करने में कठिनाई होती है, इससे निरंकुशता भी बढ़ती है। तो निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए ही लोकतंत्र सरकार का चुनाव किया गया है और लोकतंत्र में तीनों शक्तियों का विभाजन होता है, सत्ता की साझेदारी होती है। अब हम आपको 2 देशों के उदाहरण से सत्ता के स्वरूप के बंटवारे के बारे में बताते हैं, जिससे पता चलता है कि सत्ता की साझेदारी देश में शांति और व्यवस्था और सुशासन के लिए कितनी जरूरी है। पहला उदाहरण हम लेते हैं बेल्जियम देश का। यह एक यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी 1 करोड़ है लगभग और ये हमारे एक राज्य हरियाणा के बराबर है। इस देश में जातीय बनावट देखिए कैसी है। यहाँ पर 59% डच हैं जो फ्लेमिश शहर में रहते हैं, 40% जो है वे फ्रेंच भाषी लोग हैं जो वेलोनिया में रहते हैं और 1% जो है वो जर्मन भाषी लोग हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बेल्जियम में डच भाषी लोग जो कि फ्लेमिश शहर में रहते हैं, जिनकी संख्या 59% है, जो सबसे अधिक है। फिर फ्रेंच भाषी लोग जिनकी संख्या 40% है और जर्मन भाषी सबसे कम है। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे अधिक जो बड़ा जो बोलेंगे कि सबसे बड़ा वर्ग जो है वो डच लोगों का है, फिर फ्रेंच लोगों का है। पर डच लोगों का जो समृद्धि के हिसाब से देखा जाए तो फ्रेंच भाषी लोगों जो है वो डच से अधिक समृद्धि में थे, तो उनके वो जो है वो थोड़ा सा शक्ति में ज्यादा पावरफुल थे। तो दोनों वर्गों के बीच में कुछ तनाव की स्थिति सत्ता को लेकर के उत्पन्न हो गई थी और इससे जो है तनाव की स्थिति के बीच में उन्होंने 1970 से 73 के बीच में अपने देश में संविधान में संशोधन करके सत्ता की साझेदारी सुनिश्चित हो ताकि सब लोग संतुष्ट हों। क्योंकि ऐसे क्या हो रहा था कि जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वह अधिक पावरफुल हो रहे थे, जिससे डच भाषी लोगों को लग रहा था कि उन्हें दबाया जा रहा है, जिससे उनके बीच में तनाव हो रहा था। तो उन दोनों के बीच में सत्ता की साझेदारी की गई, अर्थात इन दोनों के बीच में जो है वो सत्ता का विभाजन किया गया। दोनों लोगों को अधिकार दिए गए जिससे दोनों लोग संतुष्ट हुए। इसे ही सत्ता की
साझेदारी कहते हैं। सत्ता एक हाथ में केवल डच या केवल फ्रेंच लोगों के हाथ में न रह करके ये डच और फ्रेंच लोगों के बीच में विभाजित हो गई, ताकि दोनों संतुष्ट हो सकें। दोनों को ऐसा लगने लगा कि हमारे हितों की रक्षा हो रही है। इसके लिए जो उन्होंने उपाय किए थे वह है केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। दोनों पक्षों के बीच सत्ता में बराबर की साझेदारी की गई। दोनों पक्षों को जो है वो बराबर का वो दिया गया। जितने लोग फ्रेंच के थे, जितने मंत्री फ्रेंच के थे, उतने ही जर्मन भी थे, उतने ही डच भी थे। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के अतिरिक्त यहाँ पे एक सामुदायिक सरकार बनाई गई, जिसका चुनाव उसी की भाषा, जैसे डच भाषी हैं तो वो अपनी डच सरकार का चुनाव करेंगे, सामुदायिक सरकार का, और जो फ्रेंच भाषी हैं वो अपनी फ्रेंच सरकार का चुनाव करेंगे। जिससे कि फ्रेंच भाषी, इस सरकार का मेन पर्पस या उद्देश्य यह था कि फ्रेंच अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखें और डच अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखें। मतलब यह है कि इनको अपनी सभ्यता और संस्कृति को समाप्त होने का या डर बिल्कुल भी नहीं हो। और इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, श्रीलंका देश।